ईरान अमेरिका जंग के बीच भारत का भी बयान सामने आया है। भारत के पास 25 दिन का कच्चा तेल है, यानी जो ऑयल रिजर्व्स की हम बात करते हैं, जो बहुत जरूरी किसी भी देश के लिए होता है, उसमें 25 दिन का रिजर्व। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये आंकड़ा मेरे ख्याल से किसी दूसरे एस्टिमेट से होगा, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, संसद में दिया हुआ पेट्रोलियम मंत्री का ये बयान है कि हमारे पास 74 दिन का ऑयल रिजर्व हमने बनाया है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। लेकिन ये हो सकता है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से अलावा का हमने तेल जो स्टोरेज कर रखा है वो हो, साथ ही हमारा अपना भी तेल उत्पादन है। इसलिए वो जो तमाम चर्चाएं सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि तेल के दाम बहुत बढ़ जाएंगे, पेट्रोल बहुत महंगा मिलेगा। हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा सुदानी इस समय इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है। करिश्मा, क्या बताया गया है? जी, कार में हमें सूत्रों से ये पता चला है कि जो करंट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट के पास अभी भी 25 डेज का जो फ्यूल रिजर्व होता है वो बिल्कुल अवेलेबल है। ये एक रिजर्व होता है क्रूड ऑयल का। यूजुअली हमारा जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होता है वो 74 डेज लास्ट कर जाता है डिमांड को मीट करने के लिए। इस बार हमारे पास 25 डेज है और इंडिया का ये कहना है कि वो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है करेंटली क्रूड ऑयल, एलपीजी और एलएनजी को लेते हुए। लेकिन जो हॉर्मोन स्ट्रेट शट हुआ है, इसकी वजह से एक बहुत बड़ी पॉसिबल एनर्जी क्राइसिस आ सकती है जो इंडिया पर बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम भी वही रूट यूज करते हैं, क्योंकि वो रूट हमें बहुत ही सस्ता पड़ता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस एंड इंश्योरेंस। करिश्मा, क्या प्राइसेस को लेकर कोई आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से कि क्या कीमतें बढ़ेंगी? नहीं, अभी के लिए सरकार का ये कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि डोमेस्टिकली प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट ना हो और कोई भी तरीके का ऑयल शॉक एक कंज्यूमर को इंडिया में ना पड़े। लेकिन जिस तरीके से क्रूड ऑयल प्राइसेस क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ेगा, उससे डायरेक्ट कोरिलेशन होएगा हमारे डोमेस्टिक आने वाले दिनों में। ऑयल प्राइसेस रेगुलेट होती हैं ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस से। और इसके साथ ही ये भी बताइए कि विकल्प की बात की जा रही है कि और भी विकल्पों को देखना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अगर चिंता है तो कोई दूसरा विकल्प भी, क्या उन विकल्पों के बारे में बताया गया? क्या हो सकते हैं विकल्प? जी देखिए, डाइवर्सिफिकेशन तो इस पर तो हम इंडिया एनीवे बहुत बड़ा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शट होने की वजह से रिफाइनर्स ऑलरेडी 2 या तीसरे रूट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक है बाबेल रूट और दूसरा है गुड केप रूट जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आता है। लेकिन ये रूट ना हमें बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये लंबा रूट रहेगा तो हमें प्राइसेस ज्यादा देने पड़ेंगे, इंश्योरेंस ज्यादा होंगे, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा। गवर्नमेंट ऐसे टाइम पर एक स्ट्रैटेजी जरूर यूज करती है जिसे कहती है ऑयल ऑन वाटर स्ट्रैटेजी, जिसमें होता है कि हम जो शिप में ऑलरेडी क्रूड ऑयल लोडेड होता है हम उसे खरीद लेते हैं जो ऑलरेडी वाटर्स पे होता है, थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा देकर। तो एक ये स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी इम्प्लाई की जा सकती है। ये बड़ी खबर बता रही हैं करिश्मा, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, पेट्रोल डीजल की उपलब्धता है, उसको लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, बहुत सारा लोगों के मन में संशय हो रखा है। पर सरकार की तरफ से यह बताया गया है कि अभी सरकार के पास वो तैयारी है जो एक आम व्यक्ति की जरूरतों का ध्यान रखा जा सकता है। भारत में कम से कम पैनिक की आवश्यकता नहीं है। अगर 25 दिन के रिजर्व की बात हो रही है तो इसका सीधा मतलब हो जाता है प्रणय कि वो आपको एक ऐसी समय सीमा दे देता है कि आप और वैकल्पिक तैयारियां कर लें। बिल्कुल श्वेता, और दूसरा जैसा करिश्मा कह रही थी कि जो ऑयल ऑन सीज है, यानी बड़े बड़े ऑयल टैंकर समंदर के अंदर होते हैं जिनके ऊपर ऑयल पहले से स्टोर है, और इस तरीके की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि करीब करीब 12 करोड़ जो बैरल तेल है वो सीज में अवेलेबल है। और उस तेल को, जो कि दुनिया भर की ज़रूरतों के लिए हाई सीज के अंदर तेल मौजूद होता है, आप उसे उस प्राइस के ऊपर खरीद सकते हैं अगर ऐसा कोई संकट आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास तेल अपना प्रोडक्शन भी है, प्लस स्टोरेज भी है, और इसके साथ साथ अगर कोई ऐसी कंटिजेंसी प्लान आती है, क्योंकि अगर आप 25 दिन की बात करेंगे और इस लड़ाई के अंदर हम मान रहे हैं कि
4 से 5 हफ्ते तो फिर 20-22 दिन तो वैसे भी ये संघर्ष के खींचने की बात की जा रही है, और आपके पास तेल 25 दिन का है। मुझे लगता है कि इसके अंदर इस दौरान भी सरकार की तरफ से रिप्लेनिशमेंट किया जाएगा और स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में जो हमारे भंडार हैं हम उसमें से भी तेल ले सकते हैं। इसके अलावा भारत में ही सऊदी अरब ने भी अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल जो है वो स्टोर कर रखा है, तो हो सकता है कि उस ऑयल अरेंजमेंट के तहत हम उस तेल में से भी तेल ले सकें। तो तेल के लिए किसी ऐसे पैनिक की जरूरत फिलहाल नहीं है, और अगर ऐसा है कि इस तरीके से 25 दिन अगर ये इलाका नहीं खुल पाता है तो निश्चित रूप से फिर कंटिजेंसी प्लान केवल हमारे लिए नहीं, दुनिया के कई देश हैं, क्योंकि साउथ कोरिया का तेल भी इसी रूट से जाता है, चीन का तेल भी इसी रूट से जाता है, भारत का तेल भी इसी रूट से जाता है, और दक्षिण पूर्व एशिया की कई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए ऊर्जा की जरूरतें इसी पाइपलाइन से जाती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वैकल्पिक इंतजाम होंगे ही। सबसे पहले तो जब रिफाइनरी पर हमला कर दिया गया था उस समय ये चिंता लगी कि आगे क्या होगा। हालांकि जब ये स्पष्ट किया गया कि नहीं, ऐसी कोई बड़ी क्षति नहीं है, बल्कि बस एक छोटे से हिस्से में आग है, तो शांति हुई। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के साथ ही ईरान ने यह संकेत दे दिए कि वो किसी भी देश के साथ, पूरी दुनिया में किसी भी देश के साथ कोई रियायत फिलहाल करने के मूड में नहीं है। उनके ऊपर आक्रमण है, वो दुनिया को उसका दबाव, उसकी तपन महसूस करवाएंगे। बिल्कुल, और तपन इसलिए भी क्योंकि देखिए सुप्रीम लीडर का माना जाना ईरान की साख को एक तरीके से बहुत बड़ी चोट था, और ये चोट इसलिए क्योंकि इस पूरे रीजन में अगर किसी ने अपनी सुप्रीमेसी को विद ऑल दी सैंक्शंस, इतने बड़े सैंक्शंस के बावजूद मेंटेन रखा था या सुप्रीमेसी को लेके चल रहा था, वो था ईरान। ईरान के सुप्रीम लीडर का मारा जाना, उनकी लीडरशिप का मारा जाना, और यहां तक कि उस पर अटैक कर देना, यह दिखाता था कि ईरान कमजोर हो रहा है। ईरान कमजोर होता हुआ दिखना नहीं चाहता। शायद इसी वजह से आप देखिए कि उन्होंने सारे वो बड़े एक्शन लिए, उन्होंने तमाम वो बड़े, आप कह सकते हैं कि हार्ड एक्शन लिए गए जो उनके लिए पिछले कई दिनों में बहुत ज्यादा मुश्किल था। उन्होंने गल्फ की इन कंट्रीज पे, मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज पर अटैक किए, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए कहा, उन्होंने हर वो बात कही जो लगातार इससे पहले वो नहीं मानते थे या नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि ईरान के पास ये सारे कदम उठाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। इसी वजह से ये ज्यादा बड़े अग्रेसिव स्टेप्स लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने 2 दिन के दौरे के बाद वो पहुंचकर जो सीसीएस की बैठक ली थी, उसमें बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि किन चीजों पर हम ध्यान दे रहे हैं। एक तरफ ऑपोजिशन है जो ये कह रहा है कि इसको लेकर आपको एक स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि देश की जो जरूरतें हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। और उस क्रम में आप ये तेल की चीज देख रहे हैं कि मतलब पेट्रोल डीजल को लेकर भारत की तैयारी हो, या फिर जो विदेश में फंसे हुए भारतीय हैं उनको अगर वहां से उस युद्ध के क्षेत्र से, रण क्षेत्र से बाहर निकाल कर लाना है, उसकी तैयारी हो। उसमें एक महत्वपूर्ण कदम आज प्रणय, जब 119 लोग कम से कम भारत वापस लैंड कर पाए, राहत उतनी कि आप ऐसे युद्ध क्षेत्र में फंसे थे, जाने से पहले आपको पता नहीं था, लेकिन लौटते हुए आप उस राहत को और देश की तरफ से किए गए एफर्ट्स को देख रहे हैं। निश्चित रूप से होली के त्यौहार के पहले जो लोग विदेशों में अटके हुए थे, अगर वो त्यौहार पे अपने घर लौट पाते हैं तो सुकून की सांस उनका परिवार भी लेगा और वो लोग भी लेंगे। और साथ ही पूरी दुनिया के लिए एक राहत और सुकून की खबर ये भी है श्वेता कि ये जो संकट था, जो एयर स्पेस बंद था, उसमें एक गलियारा निकल आया है। लोग जो फंसे हुए थे, चाहे सऊदी अरब में हो, चाहे यूएई के अंदर हो या ओमान में हो, वो अब फ्लाइट्स ले पा रहे हैं। एयर कॉरिडोर बन चुका है और उस एयर कॉरिडोर से लोग जो हैं आ जा पा रहे हैं। हालांकि अभी भी अगर आप नक्शे पे देखें तो बड़ा एयर स्पेस क्लोज है, हालांकि डिटूर फ्लाइट्स ले पा रही हैं और उसके जरिए एक एयर कॉरिडोर या एक एयर ट्रैफिक जो है बन गया। और साथ ही कहीं ना कहीं लगता है कि एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि किसी सिविलियन फ्लाइट को टारगेट न किया जाए। और ईरान भी ये भूल नहीं करना चाहेगा, ये गलती नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अभी जो कुछ हमदर्दी उसे मिल भी पा रही होगी वो पूरी तरीके से वो हमदर्दी खत्म हो जाएगी अगर कोई सिविलियन फ्लाइट हिट होती है। लेकिन उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करते हुए ये सोचा नहीं कि किसको क्या होगा अभी, लेकिन क्या होगा वो सुमित नक्शे के साथ बेहतर बता पाएंगे आप। देखिए बिल्कुल श्वेता, ये अब तक कहा जा रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर बंद कर दिया गया उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। सबसे पहले ये कुछ बड़ी बातें हैं जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं बड़ी स्क्रीन पर। दुनिया भर में इसका असर क्या पड़ेगा। 20 से 30% कच्चे तेल यहीं से गुजरता है, यानी आप मानिए 30% हॉर्मुज में सप्लाई पर रोक का मतलब गंभीर संकट पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है ये देखिए, करीबन 35 किलोमीटर के लगभग इसका आप कह सकते हैं कि एरिया है और दुनिया भर में तेल सप्लाई का सबसे बड़ा रूट इसी को माना जाता है।
20 से 30% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। चीन, भारत, कई ऐसे देश हैं जिनका पूरा एयर, आप कह सकते हैं, ऑयल रूट डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बेहद महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक है और इसी वजह से यहां पर पूरा कंट्रोल इस समय ईरान का हमेशा रहता है। ईरान ने पहले भी कहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देंगे और इसका असर दुनिया भर में दिखेगा। कुछ बड़ी बातें हैं जो लगातार हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि आखिरकार इससे प्रभाव क्या पड़ेगा। 20 से 30% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। देखिए अब एक और कुछ और बड़ी बातें भी बता दे। हॉर्मूज, ये पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है कहां पर? देखिए ये है वो इलाका, लोकेशन का है, कहां? ईरान और ओमान के बीच का ये इलाका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इलाका। बहुत ज्यादा संकरी आप इसको समझ सकते हैं ये इलाका है। इसकी जो डेप्थ है, ये कहा जाता है करीबन 30 से 35 किलोमीटर के, इसलिए इसको आराम से आप ब्लॉक कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, करीब 33 से 95 किलोमीटर का लंबा ये रूट है और ये पूरा रूट अगर बंद कर दिया जाता है तो आप मानिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और शायद इसी वजह से ये एक बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो ईरान के हाथों में आने से पूरी दुनिया को डर इसी बात का आता है, क्योंकि हर किसी की अर्थव्यवस्था इसी पर, आप कह सकते हैं, निर्भर होती है। और इसके प्रभाव का मतलब है कि दुनिया भर के तमाम देशों पर इसका प्रभाव पड़ना सीधे तौर पर तय माना जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जिस तरीके से ये चिंता रही कि क्या होगा, कैसे होगा अगर ये स्ट्रेट ब्लॉक हो जाता है, मैप में इसको समझेंगे। बिल्कुल, अभी हमने आपको बड़ी बातें बताई, लेकिन इस समय वहां के ताजा हालात क्या है यार? देखिए ये है वो पूरा इलाका गल्फ ऑफ ओमान और ये है यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इलाका। ये आप देखिए पूरे इलाके को अगर ब्लॉक कर दिया जाता है तो फिर कैसी अर्थव्यवस्था, कैसा इस समय वहां माहौल बनेगा। आप ये देखिए, ये हम आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करें थोड़ा, और अगर आप इसको आगे लेके जा सके तो देखिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ईरान, इराक, ये वो इलाका है और यहां से इस पूरे इलाके को ब्लॉक करने के पीछे का मकसद यही होता है कि यहां से फिर कोई मूवमेंट ना हो पाए और इससे सीधे तौर पर ना सिर्फ सऊदी या फिर आप कह सकते हैं गल्फ की इन कंट्रीज को असर पड़ेगा, बल्कि सबसे बड़ा असर पड़ेगा दुनिया के तमाम बड़े देशों पे। 30% का कच्चा तेल यहीं से होकर गुजरता है। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि आखिरकार ये इतना बड़ा कंसर्न क्यों है पूरी दुनिया के सामने, आखिरकार चिंता का विषय इतना बड़ा क्यों बना हुआ है। क्योंकि अगर इसको ब्लॉक कर देता है, जो लगातार ईरान ने कर भी दिया है, तो फिर लंबे समय तक इसको ब्लॉक करने का असर पूरी दुनिया पर पड़ने लग जाएगा। अभी हालांकि देखिए 48 घंटे ही हुए हैं, लेकिन 48 घंटों के बाद से ही इसका असर देखने को मिला है, जैसा हम पहले भी बता रहे थे। हालांकि दुनिया को अंदेशा था कि ऐसा होगा, इसलिए सबने अपने ऑयल रिजर्व या फिर आप कैसे अपने टैंकर्स को इस इलाके से बाहर रखा हुआ था और उसके बाद से ही ये माना जा रहा है कि अगर ये लंबा खिंचा तो फिर असर दिखना शुरू भी हो जाएगा। हालांकि जमीन का हिस्सा इसमें हम नीले रंग में दिखा रहे थे और जहां पर आपको लाल हरा ये पूरा हिस्सा दिख रहा है, वो समझिए कि जो मौजूदगी है, जो ऑयल टैंकर्स की मौजूदगी है, टैंकर्स हैं। ये करंट जो मरीन ट्रैफिक होता है, ये ट्रैफिक मॉनिटर होता है कि ऑयल टैंकर्स कहां। और जो सबसे कम दूरी का हिस्सा बताया जाता है ना, 33-34 किलोमीटर उसकी चौड़ाई हो जाती है और इसीलिए जब चौड़ाई कम होती है तो उसको कंट्रोल करना उतना आसान हो सकता है। लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया एक तरफ और ईरान एक तरफ, एक नेचुरल बेंड बनता है, ज्योग्राफिकली एक बेंड बनता है, वो संकरा सा इलाका है और उस इलाके के भी बीच में दो छोटे छोटे से द्वीप हैं जिन्हें ग्रेटर टूम व स्मॉलर टूम कहा जाता है। उन पर भी ईरानी नौसेना के बेस हैं और इसीलिए माना जाता है कि इस क्षेत्र के अंदर ईरान की नौसेना का एक ऐसा दबदबा है और उसके पास एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज है कि वो उसे काट सकता है, उसे ब्लॉकेड लगा सकता है। हालांकि अभी भी ईरान ने अपने जो वॉरशिप्स हैं वो उस जगह पे मूव नहीं किए हैं। केवल ये नजर आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर एक अलर्ट जो जारी किया गया था, उसके बाद अधिकतर शिप्स उस एरिया को अवॉइड कर रहे हैं, वहां नहीं जा रहे हैं। जो 11 शिप्स को सिंक करने की भी बात हुई सुमित, उसमें वैसे ही जो ईरान की नेवल कैपेबिलिटी उसकी है, वो इन देशों की तुलना में तो और कम हो जाती है। जब अमेरिका का यूएसएस अगर वहां पर आकर इब्राहिम लिंकन तैनात है या जेराल आर फोर्ड बस कुछ ही दूरी पर दूसरे इजराइल के तट पर उसकी सुरक्षा के लिए मौजूद है, तो ये समस्याएं तो उसके लिए पहले ही थी, उसमें उसकी शिप्स को सिंक किया जाना भी। देखिए बिल्कुल, और वन गो में यानी फर्स्ट फेज में ही अगर अमेरिका ने और इजराइल ने इन शिप्स को टारगेट किया तो उसके पीछे का मकसद या फिर आप कह सकते हैं कि वो मैसेज क्लियर था कि आप उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करने ना दे। दूसरा लेकिन एक बड़ा खतरा यह भी था, क्योंकि आपको याद होगा श्वेता कि उन्होंने कहा
गया था कि हमने कॉम्बैट बोट जो है लगातार इन इलाकों में डिप्लॉय कर दिया। इसके अलावा माइंस लगातार लगा रखे हैं कि अगर कोई बड़ा शिप आता है तो फिर हम इन माइंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये सारे कंसर्न इस समय बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में किसी भी शिप की एंट्री मुझे लगता है अभी नहीं हो पाई है ये। लेकिन हम आपको युद्ध का थर्मोमीटर भी दिखा रहे हैं कि जहां पर किस तरीके से सिर्फ जुबानी जंग से बातचीत शुरू होते होते एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जो कि इस समय की स्थिति है जब पूर्ण युद्ध छिड़ चुका होता है। और अब यह समझ ही नहीं आ रहा किसी को कि वो बातें कहां रह गई और ये पूर्ण युद्ध आगे कौन सा रूप लेगा। वो तस्वीरें जो अमेरिका की तरफ से जारी की गई हैं, उसके ड्रोन अटैक्स की, उसके मिसाइल अटैक्स की, वो भी साथ में हम आपको दिखाते हैं। और डे 1, डे 2, डे 3 करते करते अब देखिए कि शनिवार से जो पूरा मामला शुरू हुआ, जो युद्ध का, जो लड़ाई का पूरा समय शुरू हुआ, आज की स्थिति ये आ गई है कि आज कम से कम वो बयान आने प्रणय शुरू हुए हैं जिसमें हम बात नहीं करेंगे तक तो बात आई। अभी तक तो केवल ये कहा जा रहा था कि हमने इतना नष्ट कर दिया, हमने इतना नष्ट कर दिया। हमें तो ये भी आज सकारात्मक लग रहा है। 80 घंटे हो चुके हैं इस लड़ाई को, कई शहर, कई देश अब इसकी जद के अंदर आ चुके हैं। कहीं ना कहीं तो बैक चैनल में इस पर भी बात हो ही रही होगी कि इसका ऑफ रैंप क्या है, यानी इस तनाव को कम करने का। हम चढ़ तो गए हैं ऊपर, वहां से नीचे कैसे उतरेंगे, इसमें से क्या कोई गलियारा निकाला जा सकता है, किस तरीके से बातचीत हो सकती है। और देखिए लड़ाई के बीच में भी इस ताकत के जरिए आप क्या संदेश देते हैं? आप ये संदेश देते हैं कि आपने मुझे छेड़ा है तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का केस यही है कि इस रजीम ने सारी चीजें अनस्टेबल कर रखी हैं, डिस्टेबलाइज कर रखी हैं, इसको हटाए बिना चीजें संभव नहीं होंगी। तो ऐसे में दोनों के सामने अपने अपने चैलेंजेस हैं। इसमें बैक चैनल पे अगर कोई बातचीत होगी, क्योंकि हमने 12 दिन की लड़ाई के बाद भी देखा था कि कैसे बातचीत का गलियारा निकला, और उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे अमेरिका और ईरान जो है वो बातचीत की मेज पर आए। इसके पहले भी जब जब टकराव की नौबत आई है, छोटे छोटे संघर्ष हुए हैं, उसमें बातचीत की मेज के ऊपर मुद्दा असल में आता बातचीत की मेज पर ही है। 4.5 साल बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत की प्रक्रिया तो शुरू हुई, लेकिन उसमें कोई एक पॉइंट चाहिए होता है जिसे पॉइंट ऑफ रिटर्न कहा जा सकता है, जहां से आप टर्न कर सकें। अभी न तो कोई ऐसी बड़ी घटना, कई बार यह होता है श्वेता कि बहुत बड़ा धमाका या बहुत बड़ी घटना जो है वो भावनाओं को बदल देती है, और उसके बाद फिर लगता है कि नहीं इसमें समझौता कर लेना चाहिए क्योंकि अब इतना ज्यादा हो चुका है। तो ऐसे में फिलहाल अभी कोई ऐसा, अभी इंटेंसिटी बरकरार है। इजराइल की कोशिश यह है कि अब की बार यह लड़ाई बीच में खत्म ना हो, क्योंकि पिछली बार 12 दिन की लड़ाई के बाद भी इजराइल ने इसी पर दबाव बनाया था कि यह बहुत जल्दी हमने खत्म कर दिया है, और इसीलिए उसको रीस्टार्ट करने पर दबाव बना रहा था। एक और बात पढ़ने, क्योंकि देखिए आज कुछ ऐसी संकेत जरूर मेरे को जो कहा जा रहा था कि देखिए कुछ कंसेंसस बने हैं शायद गल्फ कंट्रीज के साथ साथ अमेरिका और ईरान के साथ भी, कि फ्लाइट्स का शुरू हो जाना, लगातार फ्लाइट्स को वापस भेजा जाना। क्या आपको लगता है कि ऐसे संकेत मिलना, या जैसा श्वेता बता रही थी देखिए बात नहीं करेंगे, यही स्टेटमेंट अगर आप देखें कि कम से कम ये रिस्पांस तो आना शुरू हुआ, क्या आपको लगता है कि कुछ दिनों में ये भी बातें होंगी कि देखिए दोनों जब आप कह सकते हैं इन सारे वार पलटवार से थकेंगे तो शायद ये कहेंगे कि हाँ चलिए बातचीत का दौर तो आगे बढ़ा जाए, बातचीत बने ना बने ये बाद में देखा जाएगा? पढ़े। देखिए मुझे लगता है मैं इतना पॉज इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी इस समय दोनों अपनी पोजीशंस ऐसी हार्डन किए हुए हैं कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो चाहिए। क्योंकि अमेरिका की स्ट्रैटेजी के अंदर आप देखें, पिछली बार भी इजराइल था, वो इजराइल था जिसने उस ऑपरेशन को शुरू किया था। अब की बार भी इसका ऐलान सबसे पहले इजराइल की तरफ से आया। और सुमित आपको याद हो कुछ देर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे इस बेंजामिन नेतन्याहू के मिशन इजराइल की या मिशन ईरान की, आप क्रोनोलॉजी समझिए, वो बहुत लंबे समय से इस चीज की वकालत कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जब तक इस रजीम को खत्म नहीं किया जाता है, जब तक वो चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, ना तो इजराइल के लिए खतरा खत्म होगा, ना इन तमाम अरब देशों के लिए खतरा खत्म होगा। देखिए एक तर्क ये भी है कि इजराइल उन्हें यह बताने की कोशिश करेगा कि देखा आपने, हम इसी चीज के लिए आगाह आपको कर रहे थे कि ईरान पर यदि कुछ भी हुआ तो ईरान आप में से किसी को नहीं छोड़ेगा। जो आप लोग वकालत कर रहे थे, ईरान के लिए हमदर्दी रख रहे थे, ये देखिए ईरान ने क्या किया। ईरान ने अबू धाबी को हिट किया, ईरान ने बहरीन को हिट किया, ईरान ने कतर को हिट किया, और ईरान ने वही किया जिसकी वो धमकियां दे रहा था। यही ईरान का खतरा है और इसी के लिए उसको न्यूट्रलाइज करना या वहां पर उस सत्ता को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। और सीधी बात यह है कि जितने भी पक्ष इस पूरे युद्ध में जुटे हुए हैं, कोई अभी इस दिशा में सोचता हुआ दिख नहीं रहा है।